नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। दिल्ली एमसीडी के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। उपचुनाव की 5 सीटों पर हुई वोटिंग के बाद आज चुनाव के नतीजे आए। 5 में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। 1 सीट कांग्रेस को मिली है। आम आदमी पार्टी की इस जीत से अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। साथ ही बीजेपी की हार भी कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल यह है कि क्या एमसीडी उपचुनाव में हुई आपकी बड़ी जीत क्या इशारा कर रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो इसे 2022 के एमसीडी चुनाव का ट्रेलर बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी का फोकस अब सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के कुछ और राज्यों पर। सूरत निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी 27 सीटें जीतकर दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। यहां आपने कांग्रेस को भारी डेंट किया है। साथ ही आपकी नजर दिल्ली के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश पर भी है, जहां 2022 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और टीम केजरीवाल यूपी में भी खासी सक्रिय दिखाई दे रही है। खुद अरविंद केजरीवाल हाल ही में मेरठ में किसान महापंचायत के मंच से बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूंक चुके हैं। इसके अलावा पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह लगातार यूपी का दौरा कर रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तो शिक्षा पर बहस के लिए लखनऊ पहुंच गए थे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या देश भर में आम आदमी पार्टी बीजेपी के सामने चुनौती खड़ी करती हुई दिखाई दे रही है? भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के काम से एमसीडी में दिल्ली की जनता बहुत नाराज है। इतनी नाराज है कि उनको जीरो पे डाल दिया। ये 24 घंटे जो सरकार अपने कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे सकती, उसको तो एक भी दिन रहने का अधिकार नहीं। आज जनता ने भी कह दिया, एक काम नहीं गिना सकते। केवल चोरी करी, भ्रष्टाचार करा, सब कूड़ा फैलाया, गंदगी फैलाई, तो जनता को ये पसंद नहीं है। जनता अब एमसीडी के अंदर बदलाव चाहती है। जनता चाहती है जैसा काम दिल्ली सरकार कर रही है वैसा काम यहाँ भी होना चाहिए। 15 साल के बीजेपी के शासन से दिल्ली में लड़ा जाएगा और अब चाहती है कि पूरी तरह से झाड़ू लगा के बीजेपी को साफ कर दिया जाए नगर निगम से। और ये चुनाव इस बात का संकेत है कि जनता क्या चाहती है। आने वाले चुनाव में जब नगर निगम का चुनाव होगा अगले साल, वहाँ भी यही स्थिति होगी। भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सुथरा साफ होगा और आम आदमी पार्टी की राजनीति, अरविंद केजरीवाल जी की जो काम करने वाली राजनीति है, उसकी जीत होगी। और मैं इस जीत के लिए जो आज प्रचंड जीत हुई है, 5 में से 4 सीटें मिलना बहुत बड़ी जीत है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और दिल्ली के सभी वोटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति पर इतना भरोसा जताया। और एमसीडी के उपचुनाव में मिली इस जीत पर आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी क्या कह रही हैं, आइए देखते हैं। पार्टी की विधायक आतिशी मलिना हमारे साथ में। आतिशी, जिस हिसाब से जीत हम कहें तो चौहान बांगर छोड़ दें तो 4 सीटों पे फिर से आपने जीत हासिल कर ली है, फिर से सीट वापसी। लेकिन चौहान बांगर में ऐसा क्या हुआ? देखिए, चौहान बांगर में एक मजबूत कैंडिडेट था कांग्रेस का। उनके पिता विधायक रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं, तो मजबूत कैंडिडेट का अपना भी एक रुख रहता है। लेकिन 5 में से 4 सीटें भारी मार्जिन से आम आदमी पार्टी का जीतना, जिसमें 1 सीट पहले बीजेपी के पास भी रह चुकी है, सीधी साफ सुथरी बात बताता है कि निगम से दिल्ली वाले भाजपा को बाहर करना चाहते हैं। आप लोग भी पिछले कई दिनों से कह रहे हैं कि ये चुनाव एक सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल के नतीजे आ गए हैं। इससे ये स्पष्ट है कि अगले साल जब निगम का चुनाव होगा तो भाजपा साफ होने वाली है। ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी जीरो पे आ गई, शालीमार बाग सीट भी अपनी खो दी? ऐसा क्या हुआ ये कि दिल्ली की जनता ने देख लिया है कि भाजपा ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, जनता का पैसा सिर्फ अपनी जेब में डाला है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को देखिए तो जनता का पैसा उन्होंने जनता की जेब में डाला है, एक आम इंसान की जिंदगी को बेहतर किया है और इसलिए इन 4 सीटों में जनता ने अरविंद केजरीवाल को। तो दिल्ली में एमसीडी का उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को 4 सीटों पर जीत मिली, तो इससे आम आदमी पार्टी उत्साहित नजर आ रही है। उधर गुजरात में भी पंचायत चुनाव हुए। पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आए तो बीजेपी भी गदगद दिख रही है इन नतीजों के बाद, जिसमें सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस जीत पर क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। निकायों के चुनाव संपन्न हुए। पिछले सप्ताह 6 नगर निगम के चुनाव संपन्न हुए और भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत मिली। 6 के 6 नगर निगम बहुत अत्यधिक बहुमत से और पिछली बार से संख्या बढ़ाकर हमने जीते हैं। और पूरे ट्राइबल बेल्ट में ये चुनाव हुआ और ट्राइबल बेल्ट में सभी जिला परिषद,
पंचायत समिति और नगर पालिका क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता मिली। पहले बीजेपी के वहां यानी टोटल सीट्स है 976, तो बीजेपी के 2015 में सीट थे 368, अब बीजेपी के हो गए 800, डबल से भी ज्यादा बढ़े। 80% सीटें जीती है आउट ऑफ 979। तय है कांग्रेस अब ट्वीट करने वाली ही पार्टी रह गई है, तो उसका क्या जवाब दें? तय है कांग्रेस अब ट्वीट करने वाली ही पार्टी रह गई है, तो उसका क्या जवाब दें? तो आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी अपनी जीत की खुशी का इजहार कर रही है। तो वहीं गुजरात में पंचायत चुनाव में जीत के बाद बीजेपी भी अपनी जीत के बाद गदगद नजर आ रही है। लेकिन आज की डिबेट के क्या सवाल हैं, हम उस पर सबसे पहले आ रहे हैं। मैं आपको आज की डिबेट के सवाल बता देता हूं। हमारे आज का सबसे पहला सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी की जो जीत है, क्या ये एमसीडी चुनाव का ट्रेलर है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कि मुख्यमंत्री हैं, वो इस बात को कह रहे हैं जीत के बाद। यूपी में बीजेपी के लिए क्या आम आदमी पार्टी अब चुनौती बन सकती है? क्योंकि लगातार बीजेपी अब जो आम आदमी पार्टी अपना दायरा बढ़ा रही है, फोकस खासतौर पर पड़ोसी राज्य यूपी पर भी है। क्या आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए कदम किसी तरह से बीजेपी के लिए चैलेंज है? इस पर हम सवाल जवाब करेंगे। मेरे साथ पूरा पैनल इस वक्त जुड़ा है। सबसे पहले अपने पैनल से मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं वीरेंद्र बब्बर जी, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। राधिका खेड़ा जी, प्रवक्ता भारतीय कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो इस वक्त साथ में जुड़ गई हैं। विकास गोयल जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, वो भी इस वक्त साथ में हैं। अजमल खान साहब, प्रवक्ता AIMIM, और सतीश के सिंह जी, सीनियर जर्नलिस्ट है, वो भी इस वक्त साथ में हमारे जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं वीरेंद्र बब्बर जी आपके पास आ रहा हूं। आज जो नतीजे आए हैं, ये बीजेपी के लिए कितना डिसहार्टनिंग है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जीत के बाद जो अपनी स्पीच है, उस स्पीच में उन्होंने कहा है कि बीजेपी के पास एक काम भी नहीं है अपना गिनाने के लिए, और इसीलिए जनता ने यह जवाब दिया है बीजेपी को। नमस्कार, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा, मैं आपके चैनल पे अभी सुन रहा था, और साथ ही मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये इतना खुश क्यों हो रहे हैं। बीजेपी एक सीट हारी है और जनता का जो भी फैसला है हम उसे सिर माथे लेते हैं। जनता भगवान है, जनता को जो उचित लगा जनता ने वो किया। एक सीट हम हारे हैं शालीमार बाग की, उस पे आप खुश हो रहे हैं, परंतु जो आप सीट हारे हैं आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। चौहान बांगर की जो सीट आप हारे हैं, अभी आपके चैनल पर आतिशी जी कह रही थी कि वो कैंडिडेट की अपनी भी पर्सनैलिटी होती है, क्योंकि उनके पिताजी पूर्व में विधायक रहे इसलिए वो चुनाव जीत गए। तो कहने का मतलब पूर्व विधायक रहते हुए कांग्रेस के जो व्यक्ति थे, उन्होंने वर्तमान विधायक, क्योंकि जो निगम पार्षद थे वो चुनाव जीत करके विधायक बने, और उनकी बाई इलेक्शन इस आधार पे हुआ कि पार्षद जो है वो विधायक बन गए थे, इसलिए चुनाव। तो मतलब वर्तमान विधायक को पूर्व विधायक ने हराया, उनका ये कहना था। और रही बात जो शालीमार बाग की एक सीट हारे हैं, निश्चित रूप से हार को सिर माथे लेते हैं, स्वीकार करते हैं। दिल्ली की जो जनता सब जानती है, सब देख रही है, बाई इलेक्शन है, 10 महीने का चुनाव है, पूरी दिल्ली की जनता जानती है। लेकिन सुनिए ना बब्बर साहब, लेकिन लड़े तो आप सारी सीटों पर थे ना। अब आप उसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि ठीक है हमारी एक सीट थी उसको हम हारे हैं, तो वो एक दूसरा नजरिया है देखने का। लेकिन लड़े तो आप सभी सीटों पर हैं। मैंने सबसे पहले आपसे एक बात कही कि जनता का जो भी फैसला है हम उसे स्वीकार करते हैं, सिर माथे लेते हैं। परंतु आप ये जानते हैं कि जो 5 सीटों पे बाई इलेक्शन हुआ था, उनमें से 4 सीटें तो ऑलरेडी आम आदमी पार्टी के पास थी। हमारे तो एक ही पार्षद थी जिनकी डेथ हुई, उस वजह से वहां बाई इलेक्शन करना पड़ा। आम आदमी पार्टी के जो 4, अच्छा, मतलब बीजेपी को पहले से उम्मीद नहीं थी इन सीटों पर कि हम जीत पाएंगे, बिना मन से इलेक्शन लड़ा। मैंने आपसे क्या कहा, 5 सीटों पर हम चुनाव लड़े, दिल्ली की जनता का फैसला सिर माथे स्वीकार करते हैं हम अपनी हाथ। परंतु जब आप देखिए प्रैक्टिकल ग्राउंड जीरो पे अगर आप जाएंगे तो यही है ना नतीजा कि 4 सीटें आम आदमी की पार्टी के पास थी, 4 सीटें उनके पास है, बीजेपी के पास 1 थी, वो हमारे पास नहीं है। कांग्रेस के पास 1 भी नहीं थी, कांग्रेस के पास 1 है। परंतु महत्वपूर्ण ये है, कांग्रेस जो सीट जीती है वो किसको हराकर जीती है, किन परिस्थितियों में जीती है। उसी चौहान बांगर की सीट की बात कर रहा हूं मैं, जहां कांग्रेस जीती है और आप हारे हैं। वो क्यों हारे हैं? इसी सीट के पीछे पूरा जो देश के अंदर आपने देखा किस प्रकार से दंगे हुए, क्या वहां हालात रहे। जो भी आपने किया दिल्ली की जनता, देश की जनता देख रही है। और जहां तक बात है हार की, इसके अंदर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हम हार स्वीकार करते हैं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो जाओ, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम,
कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम इससे अनुभव लेंगे, सबक लेंगे, अगर हमारे में कोई कमियां होंगी तो उसे ठीक करेंगे। ठीक है विकास गोयल जी, अभी आपने सुना वीरेंद्र बब्बर जी कह रहे हैं हिम्मत रखने वालों की कभी हार नहीं होती, और केजरीवाल साहब तो कह रहे हैं कि ये जो जीत है उपचुनाव की, ये 2022 का ट्रेलर है, 2022 में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा एमसीडी से। जी देखिए, अभी जो बब्बर साहब बात कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सिरे से नकार दिया है और दिल्ली की जनता पार्टी शून्य पर खड़ी है। ये आम आदमी पार्टी जिसने पहले कांग्रेस को 0 पर लाके खड़ा किया, आज भारतीय जनता पार्टी को 0 पर लाके खड़ा किया। और इस चुनाव में दिखा दिया कि दिल्ली की जनता, एक तरफ जो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ठीक है मैं आपके पास आऊंगा सर, आपकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, मैं आपके पास अभी वापस आऊंगा। इस बीच हम आपका जो ऑडियो ग्लिच है उसको ठीक कर लेते हैं। राधिका खेड़ा जी के पास मैं चल रहा हूं, वो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। राधिका जी, अभी आपने दोनों पक्षों की बातों को सुना, क्या ये उपचुनाव में मिली ये जीत, क्या इतना खुश होने की जरूरत है, या फिर इतनी बड़ी ये जीत है कि इससे हम 2022 का आकलन अभी से कर सकते हैं, जैसा कि केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि 2022 का ट्रेलर है ये जो आज हमको जीत मिली है? देखिए, चुनाव 3 राज्यों में हुए हैं। गुजरात में भी चुनाव हुए, दिल्ली में बाय इलेक्शन हुए और पंजाब में भी चुनाव हुए। पंजाब में हमने देखा किस तरीके से आम आदमी पार्टी का अस्तित्व जो थोड़ा बहुत था वो मिट गया, और किस तरीके से बीजेपी का तो कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। तो बहुत साफ है कि सिर्फ एक राज्य से आप ये नहीं कह सकते ये आने वाले समय का ट्रेलर है। हाँ, जरूर गुजरात में वो आए हैं, लेकिन ये भी देखने की जरूरत है कि उनकी वोट परसेंटेज कितनी है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा नहीं किया, उस बात पे जायजा लिया जाएगा और उसको इम्प्रूवमेंट के देखा जाएगा कि किस तरीके से वापस कांग्रेस को मजबूत किया जाए। लेकिन 2% वोट शेयर के ऊपर, माना आपकी एंट्री हुई है, पर 2% वोट शेयर के ऊपर ये कह देना कि आप विकल्प है और आप भारत का भविष्य है, हाँ पूरा देश ये जानता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके, AIMM के साथ मिलके किस तरीके से देश को भ्रमित करने के लिए भाजपा की बी टीम बने हुए। और ये तो स्वयं केजरीवाल साहब ने खुद ही कहा था, आपको याद होगा कि इससे पूर्व जो विधानसभा के चुनाव हुए थे तो केजरीवाल साहब ने अपने शब्दों में कहा था। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। मैं सतीश के सिंह सर के पास चल रहा हूं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर, आपका भी स्वागत है इस डिबेट में। आप सर किस तरीके से देख रहे हैं इस जीत को, और जीत के साथ जो दावा किया जा रहा है उसको? देखिए, आम आदमी पार्टी अपना जो प्रभाव है बढ़ाने की कोशिश कर रही है जी। हालांकि पंजाब में वो फिलहाल तो बिल्कुल सफल नहीं हुई जी, गुजरात में बहुत थोड़ा सा सफल हुई, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रवेश का डंका बजा रही है। तो उस लिहाज से तो ये जो दिल्ली के नतीजे हैं जिसमें बीजेपी की करारा हार हुई है, तो उसका वो लाभ लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात ये है जी। दूसरी बात यह है, मैं इस बात को मानता हूं कि आप जब बात कर रहे हैं कि विकल्प की बात, तो भारतीय जनता पार्टी का विकल्प होना आम आदमी के लिए तो ये तो आम आदमी पार्टी के लिए तो 7 जन्म की बात हो जाएगी। वो नहीं है। इससे एक चीज जरूर होगा कि ये जिस तरह से गुजरात में और जिस तरह से यूपी में बढ़ने की कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी, तो जो विपक्षी दल है यहाँ के, उनको जरूर सांप सूंघ रही होगी। वो इस लिहाज से कि ये पार्टी जो दिल्ली तक अभी तक सीमित थी और थोड़ा बहुत पंजाब में थी, वो अब इधर उधर बढ़ने की कोशिश कर रही है। और ये तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो एक माहौल नॉर्थ में इस वक्त है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहा है, खासतौर से चाहे वो आप देखिए पंजाब में, थोड़ा बहुत ये हरियाणा में भी होगा जो किसान बेल्ट है, तो उस लिहाज से तो उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन ये कहना कि आम आदमी पार्टी विकल्प बन जाएगी, दरअसल आम आदमी पार्टी की रणनीति में भी फर्क हुआ है। पहले बड़ा वो हल्ला शोर शराबा करते थे, बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ खूब बोलते थे, वो अब बोलते ही नहीं है, कम बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं। तो ये जो कहना है कि जो आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं कि ये एकदम साइलेंट हो गए और बी टीम हो गए, उससे उनको थोड़ा निकलना पड़ेगा, ये एक खास बात है। और ये जो एक दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को एक सीट मिली है, तो वो कांग्रेस वाले तो बड़े गदगद होंगे कि भाई दिल्ली में भी उनके वो सांस ले सकते हैं, ऐसा उनको
पता चला होगा या कोशिश करेंगे। तो इसलिए अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। हो सकता है कि अगले साल जो है एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी जीत जाए। ठीक है सर, एक सवाल और आपसे। आपने ये तो बता दिया कि हाँ, बीजेपी का विकल्प बनना आम आदमी पार्टी के लिए अभी दूर की कौड़ी है, अभी लंबा वक्त उसमें लगेगा और बहुत लंबा वक्त उसमें लगेगा। लेकिन दूसरा सवाल मेरा ये है, मैं इसी को थोड़ा सा घुमा के और पूछ रहा हूं कि क्या आम आदमी पार्टी के जो बढ़ते कदम हैं ये कांग्रेस के लिए चिंताजनक है? ये कांग्रेस को डेंट कर रहे हैं? बिल्कुल चिंता की बात है, इसलिए कि अगर किसी को चिंता करने की बात है तो वो कांग्रेस पार्टी को चिंता करने की बात है। इसलिए कि आप देखिए, आम आदमी पार्टी उन्हीं प्रदेशों में अधिकतर अपना जमावड़ा लगा रही है या बढ़ने की कोशिश कर रही है जहां टू पार्टी सिस्टम में कांग्रेस पार्टी एक पोल है और उन प्रदेशों में अगर वो अच्छा करती है तो ऑब्वियस बात है कि कांग्रेस वालों की तो सांप सूंघ ही जाएगी। मैंने इसका इशारा भी पहले किया था जी। अलग जैसे गोवा की बात है, गुजरात की बात है, पंजाब की बात है। हमको लगता है दिल्ली में जो ये एमसीडी वाले में चुनाव में जो उनको अभी फायदा मिला है, उनको सफलता मिली है, तो इससे वो पंजाब में बहुत जो है कांग्रेस वालों के लिए दिक्कत पैदा कर सकते हैं और पंजाब में उनका दावा भी मजबूत हो सकता है। हालांकि उत्तर प्रदेश बहुत दूर है, लेकिन जिस प्रकार से आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी एक नए सिरे से प्रयास कर रही है, बार बार कर रही है, तो उसमें अगर आप पार्टी घुसती है तो पूरी विपक्षी खेमा के लिए और खास तौर से समाजवादी पार्टी और ये आम आदमी ये क्या कहते हैं कांग्रेस पार्टी, ये जो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे उनके लिए तो ये सांप सूंघने जैसी बात है, ये बात है। और अगर यूपी में, मैं आपको एक और बात कहता हूँ, ये इस बात के साथ खत्म करूंगा जी, अगर आम आदमी पार्टी बढ़ती है तो बीजेपी का विकल्प बनने के बजाय वो बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। इसलिए साबित होंगे कि जो विपक्षी खेमे में एक और पार्टी दावेदार के रूप में बढ़ती है तो इसका तो जो बीजेपी का वोट है वो तो एकदम बहुत सॉलिड है। तो अगर विपक्षी खेमे का वोट बढ़ता है, इधर उधर छिटकता है, तो वो तो बीजेपी को फायदा ही पहुंचाएगा। तो ऑब्वियस बात है कि ऑपोजिशन पार्टी को जो है बीजेपी के खिलाफ, उनके लिए चिंता की बात है। ठीक है, मैं अजमल खान साहब के पास चल रहा हूं, प्रवक्ता है AIMIM के। अजमल खान साहब, आपकी पार्टी भी यूपी में ताल ठोक रही है और राजभर जी का साथ भी मिल रहा है, हमने देखा था, पिछले दिनों मुलाकात भी हुई थी, और अपनी राजनीतिक जमीन आप तलाश रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी भी अब वहां लगातार हम देख रहे हैं कि अपना जो दायरा है वो बढ़ा रही है, लगातार वहां पर कोशिश की जा रही है? पिछले दिनों हमने देखा भी था कि अरविंद केजरीवाल जी पहुंचे थे किसान महापंचायत में और वहां से उन्होंने बीजेपी के खिलाफ हल्ला भी बोला था। क्या आपकी मौजूदगी या आप जिस तरह से अपनी एग्जिस्टेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ये जो बाकी विपक्षी पार्टियां हैं यूपी में, उनके लिए किसी तरह की कोई चुनौती है? और जो बात सतीश जी ने अभी कही कि ये बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं तो कतई इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। आप दिल्ली में आई तो नुकसान किसका हुआ, ये आप देखिए। और उसके अलावा भी जहाँ जहाँ पे आप लड़ी है वहाँ किसका नुकसान किया। मुझे नहीं लगता कि यूपी के अंदर आप जो है वो बीजेपी को किसी तरह से फायदा करने जा रही। हाँ, ये अलग बात है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, सब लोग लड़ेंगे और इलेक्शन रिजल्ट तय करेगा। अब एमसीडी में 4 सीटें जीत लेने पे इतना ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत मैं नहीं समझता कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को है। ठीक है, इलेक्शन हुआ है, कुछ लोग जीते हैं, कुछ लोग हारे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी यूपी के अंदर ऐसा कुछ करने जा रही है आम आदमी पार्टी, और कम से कम जो कुछ भी करेगी मुझे लगता है कि बीजेपी का नुकसान करेगी। अच्छा, लेकिन जो गोधरा में आपकी पार्टी ने प्रदर्शन किया है, अभी जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं, 8 सीटों पर लड़े थे, 7 सीटें आप जीत गए, उसको लेकर आपका उत्साह कैसा है? देखिए, हमारे बहुत कम समय में हमारी पार्टी वहां गई थी और जो कुछ भी हम लोग वहां कर सके करे। जनता ने हमको थोड़ा सराहा है, उससे जाहिर है जो भी इलेक्शन जीतता है, जो भी पार्टियां जीतती हैं, उनमें थोड़ा उत्साह होता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हो गई है कि हम कोई गुजरात में या कहने लगे कि हम कोई विकल्प बनने जा रहे हैं। हम एक कोशिश कर रहे हैं, हम वहाँ एक अल्टरनेटिव सिस्टम, एक अल्टरनेटिव वो तलाश कर रहे हैं, बीजेपी का अल्टरनेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमारी कोशिश है, उसमें हमें थोड़ी बहुत कामयाबी मिली है, अच्छी बात। ठीक है, वीरेंद्र बब्बर जी, मैं वापस दिल्ली पर आ रहा हूं और दिल्ली पर मैं उसी सवाल को लेकर आ रहा हूं क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल ने आज बात कही है कि ये 2022 के एमसीडी का ट्रेलर है। देखिए, अभी तक हमने देखा कि एमसीडी में बीजेपी का कब्जा है, संसदीय चुनाव में बीजेपी क्लीन स्वीप करती है, लेकिन विधानसभा आप आम आदमी पार्टी से छीन नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ये कहना है कि हम एमसीडी छीन लेंगे बीजेपी से।
2022 में? देखिए, निश्चित रूप से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। अभी तो चल रहे हैं हम, और जिस प्रकार से आज जो निगमों के चुनाव के नतीजे आए हैं बाई इलेक्शन में, देखिए आप बार बार आपने देखा होगा आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, दिल्ली के अंदर निगम को काम करने के लिए जो फंड चाहिए, निगमों का 13,000 करोड़ रुपया जो दिल्ली की सरकार ने निगमों को देना था, वो नहीं दिया जा रहा। विकास के कार्य दिल्ली के अंदर नहीं हो पा रहे। जल बोर्ड की हम बात करते हैं, 26,000 करोड़ के हम घोटाले की बात करते हैं, उसका हिसाब पूछते हैं, हिसाब नहीं दिया जा रहा। तो जब विकास करने के लिए दिल्ली नगर निगम को जो फंड, जो दिल्ली सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, दिल्ली सरकार को जो निगम का अधिकार है, तीनों मेयर दिल्ली के मांगने के लिए गए, 20 दिन वहां रहे, 3 दिन भूख हड़ताल की, कितना वहां उनकी मेयर की तबियत भी बिगड़ी, बार बार जाकर के दिल्ली, देखिए विकास कहां से होगा? विकास के लिए जो फंड चाहिए, दिल्ली सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोकल बॉडीज को वो पैसा देना, वो दे नहीं पा रहे। कभी हमारे सफाई कर्मचारियों को हम सैलरी नहीं दे पा रहे, कभी हम कोरोना वॉरियर्स जो हमारे डॉक्टर और नर्सिस हैं उनको सफाई नहीं दे पा रहे, कभी हम ये जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उनको हम सैलरी नहीं दे पा रहे। आप ये समझिए, ये सब पैसा आएगा कहां से? और जब तक पैसा नहीं दिया जाएगा तो विकास कहां से होगा? एक समय था दिल्ली के अंदर एक पार्षद को 2-2 करोड़ रुपया 1 साल के 2 साल के विकास के लिए दिया जाता था। आज पिछले कितने सालों से दिल्ली के पार्षद के पास विकास के लिए पैसा नहीं है। फंड दिल्ली सरकार की देने की जिम्मेदारी है, दिल्ली सरकार दे नहीं रही। तो ये सब कैसे होगा? विकास कैसे होगा? जो दिल्ली सरकार का जो जिम्मेदारी बनती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लोकल बॉडीज को सपोर्ट करने की, एक बड़े भाई का धर्म निभाने की, अगर आप दिल्ली में आपकी सरकार है, निगम में अगर कोई दूसरी पार्टी की सरकार है, तो जो उनकी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी जो उनके प्रति है उसे पूरा कीजिए। बिना पैसे के आप बताइए कहां से विकास होगा? जो दिल्ली के निगमों का अधिकार है 13,000 करोड़ रुपया, क्या हमने लेना या नहीं लेना? हमने लेना। 26,000 करोड़ का हम हिसाब आपसे पूछ रहे हैं, जल बोर्ड का आप दीजिए, आप नहीं दे रहे। आप हमारे, यानी कि आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो विकास के कार्य नहीं हो पा रहे हैं उसके लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार? जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। ठीक है, मैं इसका जवाब विकास गोयल जी से ले लेता हूं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। पहले कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम थी, मुझे लगता है कि शायद ऑडियो का ग्लिच वो दूर हो गया होगा। आपको मेरी आवाज मिल रही है? मुझे लगता है कि शायद विकास जी से संपर्क अभी तक नहीं हो पा रहा है। मैं राधिका खेड़ा जी के पास चल रहा हूं। राधिका जी, अभी मैं अगर दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो ठीक है, संसद में बीजेपी है, दिल्ली में विधानसभा में आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस के सामने तो एग्जिस्टेंस का संकट बड़ा खड़ा हुआ है। ये एक सीट अभी जो आपने अपनी बरकरार रखी है, ये एक सीट को कैसे आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि रिवाइवल का संकट है कांग्रेस के सामने अभी। पहले मैं उम्मीद करूंगी आप मुझे मेरी बात कंप्लीट करने देंगे। आपने यहाँ पे बैठे सभी प्रवक्ताओं को, मैडम आपका एक्चुअली टेक्निकल ग्लिच था, पहले भी टेक्निकल ग्लिच था। जब आप बात कर रहे हैं कांग्रेस के एग्जिस्टेंस की, मैं पहली बात आपको ये बता दूं कि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व इस देश के हर कोने में है। कांग्रेस पार्टी का वर्कर हर देश के कोने में और बूथ में है। हम भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी नहीं है जिनका कोई साउथ में अस्तित्व नहीं है, और छोड़िए साउथ तो उनका तो पंजाब में भी बिल्कुल अस्तित्व नहीं है। दूसरी बात, रही बात दिल्ली की, आपने कहा मैं दिल्ली से आती हूँ, इसलिए मैं आपको ये याद दिला दूं, हाँ मानते हैं कि हमारी हार, बहुत बुरी हार हुई दिल्ली में। 15 साल जिस तरीके से दिल्ली को कांग्रेस पार्टी ने, शीला दीक्षित जी ने बनाया, दिल्ली को संवारा, उसके बाद जिस तरीके से हम वहां पे नहीं अपने आप को वापस ला पाए, वो बहुत ही चिंतन का विषय है, और कैसे कांग्रेस को वापस खड़ा किया जाए। लेकिन पिछले साल ही जो चुनाव खत्म हुए हैं, तब में और अब में कांग्रेस के वोट शेयर में बहुत ही बड़ा अंतर आया है। विधानसभा चुनाव के अगर आप नतीजे देखेंगे तब से और अब जो बायपोल हुए हैं, तो वोट शेयर में 17.58% की इंक्रीज है। मतलब अब की बार का जो वोट शेयर है कांग्रेस का बायपोल में, वो 21.84 हुआ। एक साल में ही एकदम इतना बड़ा आया है। मानती हूँ अभी भी वो बहुत कम है, हमें अभी बहुत ज्यादा मेहनत करनी है अपने आप को वापस खड़ा करने पर ये बोल देना कि कांग्रेस नहीं है, ये नहीं है। और खास करके माना हम एक ही सीट पर जीते हैं, पर उस सीट पे आप जीत भी देखिए कैसी है। बाकियों की तो जमानत जब्त हो गई, और भाजपा जो सेंटर में है, जो सरकार में है, उनके कैंडिडेट को तो सिर्फ 100 वोट मिली। तो ये भी देखने और समझने की जरूरत है कि चाहे भाजपा हो या आम आदमी पार्टी हो, उससे भी लोग पूरी तरह से खुश नहीं है। और ये कह देना बार बार कि आम आदमी विकल्प है, मैं फिर कहूंगी आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी बात है, सब पार्टियों को मौका मिलता है, पूरे देश में वो जाके चुनाव प्रचार कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। लेकिन पहले आप अपनी दिल्ली वालों के बारे में तो सोचिए। पूरा देश जानता है कि इस तरीके से आम आदमी पार्टी बिल्कुल फेल और विफल रही कोरोना के मामले में। इतने केस बढ़ने क्यों दिए गए, इतनी जो प्रोमिसेस किए गए थे उसमें खरे नहीं उठ पाए, आखिर में कभी सेंटर को बीच में आना पड़ा। और ये भी पूरे देश और दिल्ली देखती है किस तरीके
तरीके से आम आदमी पार्टी और भाजपा अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए खुद के साथ तू मैं पे उतर आते हैं। और किसानों का भी मुद्दा हो, उसमें भी आम आदमी पार्टी ने किसानों के साथ धोखाधड़ी करी थी। पंजाब के किसानों ने तो जवाब दे दिया, उनको वहां से भगा दिया। तो हाँ, मैं फिर कहूंगी, हमें देखने की और आत्मचिंतन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि कैसे कड़ी मेहनत से हमने वापस कांग्रेस को जहां जहां हमने अपना ग्राउंड खोया है वहां पे वापस कैसे खड़ा करना है। ठीक है, मैं सतीश जी के पास चल रहा हूं। सतीश जी, क्योंकि जो आज के जो नतीजे हैं वो अब चूंकि परसेंटेज की बात की राधिका जी ने, तो परसेंटेज का आंकड़ा मेरे पास है। आज के जो नतीजे आए हैं आम आदमी पार्टी के, वो आम आदमी पार्टी ने 46% वोट हासिल किए, बीजेपी के पास करीब 27% वोट गए और कांग्रेस के पास 21%। तो बीजेपी और आप में करीब 19-19.5% का जो डिफरेंस है, इसको खत्म करने के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है इसको खत्म करना? देखिए, कांग्रेस के पास संगठन नाम की तो चीज नहीं हो। चिंता और आत्ममंथन की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि कई सालों साल से वो चिंतित ही हैं, करते कुछ नहीं। ये वोट जो उनका परसेंटेज बढ़ा है, हमको भी उम्मीद थी कि उनकी परसेंटेज बढ़ेगी और आप पार्टी की भी परसेंटेज घटेगी, ऐसा मेरा अनुमान था। और बीजेपी की तो निश्चित रूप से घटेगी, इसे मुझे मालूम था। मैं आपको एक बात बताता हूं जी। मैं एक कंस्टिट्यूएंसी जो ये चुनाव हुआ है उसका मैं डेली बेसिस पे फॉलो कर रहा था जी, और वहां कैसे चुनाव प्रचार चल रहा था मैं आपको आपके चैनल के मार्फत रिपोर्ट करना चाहता हूं जी, जी, जी। कि उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने युद्ध स्तर पर चुनाव लड़ा। मैं जगह के नाम नहीं बताऊंगा। आपने सुना था कि एमसीडी के चुनाव में एक क्षेत्र में 30-30, 40 बस से रैली हो, ये है मेरे पास रिपोर्ट, हुआ है जी। तो ये शायद बीजेपी को पता था कि इसको लड़ना है कस के। यूपी से भी बस आए थे, मुझे ये मालूम। और आप पार्टी को ये बात थोड़ी बहुत चिंता जरूर थी कि ये जो प्रवासियों का वोट है या फिर मुसलमानों का वोट है, उसमें थोड़ी कमी आ सकती है, उनको पता थी ये बात। तो अब पटाने की बात नहीं है, अभी लंबा समय है, अभी से आप कुछ भी कयास नहीं लगा सकते। लेकिन ये बात सच है कि आप पार्टी इसको एक विक्ट्री से अपने एक्सपेंशन में अपने हौसले को बढ़ाने का काम करेगी। और देखिए, बीजेपी हर चुनाव को युद्ध की तरह लेती है और वो सीखती है और फटाफट कुछ काम करने लग जाती है। तो शायद हम इतना ही बोल पाएंगे और हम अभी इसमें आंकड़े पटाने की बात नहीं करेंगे। ऐसा तो लगता है, देखिए ना, कि अब एमसीडी बीजेपी के पास था, विधानसभा आपके पास है और जो पार्लियामेंट है दिल्ली से 7 सीट वो बीजेपी के पास है। तो कहीं कोई एक ऐसी व्यवस्था तो नहीं बन जा रही है कि अलग अलग जगह अलग अलग पार्टी को रखा जाए। बिल्कुल ठीक है। मैं डिबेट को जारी रखूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे हेडलाइंस, और इस वक्त मैं वापस डिबेट पर चल रहा हूं। हमारे साथ विकास गोयल जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। उनसे संपर्क बीच में टूट गया था। विकास जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि काफी देर से आपसे हमारी बातचीत नहीं हो पा रही थी। मैं आपसे चाहूंगा रिएक्शन इस पर, जो अरविंद केजरीवाल जी ने बात कही है कि 2022 का ये ट्रेलर है, लेकिन बीजेपी इस बात को पूरी तरह से नकार रही है। और वीरेंद्र बब्बर जी ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ इस वजह से हुआ है कि आम आदमी पार्टी फंड ही हमको नहीं देती है, जो एमसीडी के लिए जरूरी फंड होता है। हम फंड की मांग करते रहते हैं, वो रिलीज नहीं करते हैं, फिर बाद में हम पर आरोप लगाते हैं कि हम विकास नहीं कर रहे हैं। लेकिन जनता सब समझ रही है और 2022 में इसका उल्टा होगा। देखिए, जो बब्बर जी कह रहे हैं, मैं आज एक बात कहना चाहता हूं, 2 बातें कहना चाहता हूं। जो दिल्ली की जनता ने आज 2 चीजें बता दी। एक, जो 6 साल का अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार का काम है, सुशासन है, उस पर दिल्ली की जनता ने अपनी मोहर लगाई है। और जो पिछले 15 साल का भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी में कुशासन रहा और भ्रष्टाचार रहा, उसको दिल्ली की जनता ने सिरे से नकार दिया। जो बब्बर जी पैसे की बात करते हैं कि 13,000 करोड़ इसके, इन्होंने बहुत पोस्टर लगाए, बहुत पूरी दिल्ली में पोस्टर लगाए, लेकिन दिल्ली की जनता को पसंद नहीं आया। दिल्ली की जनता ने समझ लिया कि संविधान के दायरे में जितना दिल्ली सरकार को, अरविंद केजरीवाल जी को, एमसीडी को पैसा देना था, वो उतने पैसे दे चुकी। लेकिन वो पैसे पता नहीं कहाँ गए, कहाँ खा पी गए, लूट लिए। लेकिन फिर कह रहे हैं पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। सुबह उठते हैं तो कहते हैं पैसा दो, शाम को कहते हैं तो पैसा दो। मतलब इतना पैसा इनके पास आता है, वो जाता कहाँ है? दिल्ली सरकार का पैसा इनके पास आता है, एडवर्टाइजमेंट से इनके पास आता है, हाउस टैक्स से इनके पास आता है, पार्किंग से इनके पास आता है। वो सारा पैसा कहाँ चला जाता है? 6-6 महीने की तनख्वाह ये दे नहीं पा रहे। तो दिल्ली की जनता ने आज सिरे से इनके भ्रष्टाचार को नकार दिया है।
जो भ्रष्टाचार 15 साल से कर रहे हैं, उस 15 साल के भ्रष्टाचार में आज एमसीडी की इन्होंने ऐसी स्थिति बना दी है कि अगर आप आम जनता के बीच में जाओ तो एमसीडी का मतलब मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट हो गया है। ये छवि भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी की बना दी और आज दिल्ली की जनता ने एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के सुशासन पर जहां मोहर लगाई है, काम पर मोहर लगाई है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कुशासन को, भ्रष्टाचार को सिरे से नकार दिया है। और पिछले कुछ टाइम से मीडिया ही कह रही थी कि ये एमसीडी का सेमीफाइनल है। अगर ये सेमीफाइनल है तो फाइनल के नतीजे क्या होंगे आप समझ सकते हो। तीनों एमसीडी में भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, तीनों मेयर आम आदमी पार्टी के बनेंगे। और अरविंद जी के नेतृत्व में अरविंद जी ने काम किए, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली फ्री कर दी, पानी में अच्छा काम किया, सड़कें बनाई, अस्पताल बनाए, इतने अच्छे काम किए। लेकिन जो सिर्फ एक काम बाकी है जो एमसीडी के पास है, सफाई व्यवस्था का। आज देखो दिल्ली में जहां भी जाओ, दिल्ली कूड़ा पड़ी है। स्वच्छता रैंकिंग में जो मोदी जी स्वच्छता रैंकिंग कराते हैं, एक तरफ मोदी जी स्वच्छ भारत की बात करते हैं, दूसरी तरफ मोदी जी के ये जो भारतीय जनता पार्टी में एमसीडी भारतीय जनता पार्टी बैठी है, स्वच्छता रैंकिंग में पूरे देश में नीचे से तीसरे नंबर पर आती है। तो बड़े शर्म की बात है। और हम एमसीडी में आएगी हमारी। बोलिए बब्बर साहब, देखिए विकास गोयल जी तो कह रहे हैं कि सारा पैसा हमने दे दिया है, बीजेपी तो पैसा करती रहती है, यहाँ तो सब कुछ पैसा दे रखा है। आपके सामने बोल रहे हैं। अभी आदरणीय विकास जी ने बहुत सुंदर बात कही। मेरे शब्द जिन्होंने अपने मुंह से कहे कि केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि शिक्षा मॉडल सबने देखा और शिक्षा मॉडल वास्तव में सबने देखा। अभी एक वीडियो पूरे देश में वायरल हो रही है। शिक्षा निदेशक जाकर के स्कूल में बच्चों को बोलते हैं सवाल के जवाब में सवाल लिख दो, नंबर मिलेंगे, चिंता मत करो, खाली छोड़ के मत आना। ये है इनका शिक्षा मॉडल। स्वास्थ्य मॉडल की जब हम बात करते हैं तो अभी कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही थी कि कोरोना काल के दौरान, मैं बीच में नहीं बोला प्लीज विकास भैया प्लीज आप मेरे बात बोल लीजिएगा, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे बात बोल लीजिएगा प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे बात बोल लीजिएगा। देखिए इंडिया न्यूज का एक सिस्टम रहा है कि कोई बात को नहीं काटता, आप बोल लीजिए, मैं बाद में बोल लूंगा। विकास जी बात बोलिए। नीति आयोग ने दिल्ली आप अपनी आपत्ति फिर देखिए, जब आप बोल रहे थे विकास जी तो वीरेंद्र जी बिल्कुल चुपचाप उसको सुन रहे थे, लेकिन अब आपने इतने लंबे चौड़े आरोप लगाए तो जरा उनको सफाई या जवाब तो देने नहीं दीजिए, फिर मुझे राधिका जी के पास भी जाना है। सर मेरा सीधा सा ये कहना है रोहित जी, ये शिक्षा मॉडल पूरी दुनिया ने देख लिया है, वीडियो के ऊपर वायरल हुआ है, पूरी दुनिया देख रही है। शिक्षा निदेशक जाकर के बच्चों से बोल रहे हैं कि अगर कोई सवाल ना आए तो सवाल के जवाब में सवाल ही लिखाना, खाली छोड़कर मत आना, नंबर मिलेंगे। ये तो है शिक्षा मॉडल। और स्वास्थ्य मॉडल की ये बात कर रहे थे अभी। स्वास्थ्य मॉडल अभी राधिका जी कह रही थी कोरोना काल के दौरान किस प्रकार से केजरीवाल जी ने हाथ खड़े कर दिए थे। अगर अमित शाह जी कहीं आकर के दिल्ली में नहीं संभालते, अगर सेंटर इसके अंदर कहीं इंटरप्शन नहीं करता, आगे इंटरफेरेंस नहीं करता, तो दिल्ली की जनता के साथ ना जाने क्या परिस्थितियां होती। स्वास्थ्य मॉडल देखना है तो पूरी दुनिया देख रही है। हिंदुस्तान का स्वास्थ्य मॉडल, जो हमें कभी दवाई दिया करते थे उन्हें हम आज वैक्सीन दे रहे हैं। और रही बात 13,000 करोड़ की जो हम मांग रहे हैं, आप जाइए ना कोर्ट, बोलिए कि हमें नहीं देना। 26,000 करोड़ का हम आपसे हिसाब मांग रहे हैं। दिल्ली सरकार आप है, 26,000 करोड़ जल बोर्ड का हम हिसाब मांग रहे हैं। आरटीआई लग गई, दुनिया भर के सवाल जवाब हो गए, कोई 26,000 करोड़ की बात नहीं कर रहा। और निगमों के हितों का जो पैसा, देखिए समय आता है, बत्ती तोड़ के ऊपर आज दिल्ली की जनता ने जो फैसला किया है हम उसका सम्मान करते हैं, फिर माथे लेते हैं। परंतु ये मान के चलिए कि पीतल जो है, पीतल वो सोने से ज्यादा पीला होता है। समय की धारा है समय नदी की बाढ़ के जिसमें सब बह जाया करते हैं। ये समय है, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली की जनता के फैसले को शिरोधार्य सिर माथे लेते हैं। जनता मालिक है, जनता माई बाप है, दिल्ली की जनता भोली है। आपने भटका दिया, अपनी बातों से उन्हें रास्ते पे, गलत रास्ते पे डाल दिया। कोई दिक्कत नहीं है, हम 22 की तैयारी करेंगे और इसका जवाब हम आपको 22 में देंगे। कहीं बब्बर साहब ऐसा ना हो कि यूपी की जनता को भी भटका दे, जैसा कि आप कह रहे हैं यूपी में भी इलेक्शन आ रहे हैं, वहां पे भी उतर रही है आम आदमी पार्टी। देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, चुनाव यूपी से पहले और भी कई स्टेट में, अभी तो पंजाब में हुए। अभी हमारी राधिका जी कह रही थी कि पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को जवाब दे दिया, तो यूपी की जनता भी पंजाब की जनता की तरह आम आदमी पार्टी को जवाब दे देगी। ठीक है विकास गोयल जी, एक छोटा रिएक्शन। विकास गोयल जी, एक छोटा रिएक्शन। दिल्ली की जीत में क्या आपको यूपी दिख रहा है क्या अब? क्योंकि यूपी में भी सरगर्मियां बड़ी तेजी से बढ़ा रही है आप। आज बब्बर जी और कांग्रेस के हमारी प्रवक्ता एक दूसरे की बी टीम की तरह बात कर रहे हैं कि पंजाब में कांग्रेस जीत की तो उससे खुश हो रहे हैं। लेकिन मैं बड़ी विश्वास के साथ बताना चाह रहा हूं, जिस तरह पीछे गुजरात के चुनाव के नतीजे आए, लोकल चुनाव के, गोवा के आए, हर जगह जिस तरह आम आदमी पार्टी ने खाता खोला है, तो जिस तरह आम आदमी पार्टी का कारवा दिल्ली से शुरू होकर आज पूरे देश में फैलता जा रहा है। कांग्रेस ने पूरे देश ने कांग्रेस को नकार दिया है। विपक्ष की भूमिका के लिए भी आज देश की जनता उसको स्वीकार नहीं कर रही कांग्रेस को। तो आज आम आदमी पार्टी देश में
विकल्प के रूप में खड़ी है। और आप उत्तर प्रदेश और सभी राज्यों में देखिएगा आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से जीत के आएगी और जो सुशासन दिल्ली में दिया है पूरे देश में देगी। ठीक है राधिका जी, अगर आम आदमी पार्टी यूपी में अच्छा करती है तो इसका नुकसान फायदा किसे होगा? कांग्रेस कैसा आकलन कर रही है इसको लेकर? देखिए, पहले तो मैं यहाँ पे बैठे दोनों प्रवक्ताओं को एक जवाब दे दूं, फिर आपके सवाल का जवाब देती हूँ। जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ही बार बार बोल रहे थे कि कांग्रेस बी टीम का काम करे, यह आपकी बेवकूफी का दर्शाता है। और यही बेवकूफी है जो आप लोग सोचते हैं कि दिल्ली की जनता को तो आप बेवकूफ बना रहे हैं, पर बाकी देश की जनता को भी साथ साथ बेवकूफ बना लेंगे। दिल्ली की जनता को तो दिखना शुरू हो गया है और बाकी प्रदेशों की जनता को भी दिखेगा। आप जितना ये बोलना चाहे, आप भूल जाते हैं क्या केजरीवाल साहब ने क्या कहा था? फिर रिपीट कर दूं, आपकी वेबसाइट पे भी डला था बैनर और केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री जी के अपने शब्द थे, सेंटर में मोदी, दिल्ली में केजरीवाल। तो कौन ए टीम है कौन बी टीम है वो पूरे देश को पता है। आप भी AIMM की तरह उन्हीं की मदद कर रहे हैं, कांग्रेस के वोट काटने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां जहां बीजेपी को लगता है कि वो नहीं आ पाएंगे, वो आम आदमी पार्टी को पुश कर देती है और पूरे देश देख रहा है। और साहब, बीजेपी के प्रवक्ता साहब को मैं कह दूं, मैंने ये नहीं कहा कि अमित शाह साहब ने बहुत अच्छा काम किया। आप लोग कूदे तो आप लोग भी गायब हो गए, आप लोग भी कुछ नहीं कर पाए थे। आप लोगों ने तो किस तरीके से प्रवासी मजदूरों का जाना हैंडल किया था और किस तरीके से वो मजदूर दिल्ली के सड़कों पर बॉर्डर पे थे, पूरे देश ने देखा था। आप दोनों ने, दिल्ली हो की जनता हो या पूरे प्रदेश या देश अन्य प्रदेशों की जनता हो, दोनों को बेवकूफ बना रखा है। और रही बात उत्तर प्रदेश की, पूरा देश देख रहा है उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। आज ही बताइए हाथरस में क्या हुआ। हाथरस की बेटी का वो चित्र अभी आज जो हमने देखा है, जो अपने बाप की लाश को अपने कांधा दे रही थी, क्या बोले मुख्यमंत्री साहब? कुछ नहीं बोले। वहां से सांसद और महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी वैसे तो बहुत बड़बोली है, हर बात पे उनको कुछ बोलना होता है, अब वो चुप्पी साधे बैठी है। योगी आदित्यनाथ है तो वो बंगाल में जाके बोल रहे हैं कि बंगाल में भाजपा आएगी और हम वहां पे ना हम वो देखेंगे, टेरर देखेंगे, ना हम मार पिटाई देखेंगे, हम शांति देखेंगे। अरे आपसे अपना प्रदेश तो संभल नहीं रहा, वहां की बेटियों को आप सुरक्षित कर नहीं पा रहे। आम आदमी गोली चला रहे और इन्हीं के, आपने वो भी देखा, इन्हीं के जो मंत्री MP है जिनके बेटे अपने आप को स्वयं गोली मरवा रहे हैं और ड्रामा कर रहे हैं। ये देश की हालत बना दी है, ये राम राज्य की ये बात करते हैं और फिर आते हैं आम आदमी पार्टी पे बातें कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। बताइए कितने स्कूल खोले केजरीवाल साहब ने? एक स्कूल तक नहीं खोल पाए आप लोग 6 साल में। बड़ी बड़ी बातें करना बंद करिए। लीपापोती की आपकी सरकार है, जो काम कांग्रेस करती आई है और ये भाजपा को भी कहूंगी, कांग्रेस पार्टी जो इतने सालों से काम करती आई है, आप दोनों सिर्फ उसके पीछे काट रहे हैं, कुछ नया नहीं कर पा रहे। क्या नया दिया आपने? देश को दी है बेरोजगारी, आपने देश को दिया है धोखा, आपने देश को दी है क्राइम अगेंस्ट वुमेन का बढ़ावा और बेरोजगारी तो इतनी ज्यादा दे दी कि जो वादा मोदी जी ने किया था कि मैं नौकरियां दूंगा, वो तो छोड़िए, जो नौकरियां थी वो भी खींच ली। पूरा देश देख रहा है। पंजाब में जवाब मिल चुका है, गुजरात में भी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में, फिर कहूंगी इतनी खुशी नहीं मनानी चाहिए कि आपको 2% वोट वहां मिल गई। आपने वो फायदा उठा लिया जो भाजपा चाहती थी आप करे, लेकिन आने वाले समय में लड़ाई बहुत लंबी है। छोटी छोटी चीजों पे इतनी खुशी मत बनाइए। अभी वक्त है, उत्तर प्रदेश की जनता आप लोगों को बहुत बखूबी जवाब देगी। ठीक है, वीरेंद्र बब्बर जी को जवाब देना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद मैं सतीश जी के पास चल रहा हूँ। वीरेंद्र बब्बर, मैं तो हैरान हूं कि 1 मिनट में कैसे मेरी आदरणीय कांग्रेस की प्रवक्ता जी ने अपनी स्टेटमेंट को बदल दिया कि इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि अमित शाह ने बहुत अच्छा काम किया। आप बेशक रिकॉर्डिंग अपनी दिखा दीजिए। इन्होंने ये कहा, देखिए मैं इनको शायद सुनने में तकलीफ हुई थी, इनको रिकॉर्डिंग वापस सुना दीजिए। मैं बिल्कुल पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर इनकी रिकॉर्डिंग सुना दीजिए। पहले मेरी बात सुना दीजिए, फिर इनकी रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। हमें हमारे पास यही, ये पार्टी विद डिफरेंस, ये पर्सन विद डिफरेंस, यही संस्कार है आपके, यही संस्कार है आपके। आप बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं। इंडिया न्यूज के ऊपर इस प्रकार की डिबेट नहीं होती है। इंडिया न्यूज के ऊपर आपने बोला, मैं बीच में नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए, जवाब हो तो दीजिए। अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले कहा था आपके चैनल के ऊपर ही कहा इन्होंने कि दिल्ली में केजरीवाल ने हाथ खड़े कर दिए, केंद्र ने देश को संभाला, दिल्ली को संभाला। तो जब केंद्र ने दिल्ली को संभाला तो केंद्र में कौन सा गृह मंत्री आए थे दिल्ली के अंदर संभालने के लिए? वो ये बात करते हैं कि 6 साल में क्या दिया? 6 साल में दिया आतंकवाद विरोधी भारत, 6 साल में दिया दिल्ली के अंदर एक भी बम विस्फोट नहीं हुआ, 6 साल में हुआ कश्मीर में धारा 370 हटाई, 6 साल में दिया राम मंदिर का निर्माण किया, 6 साल में अंदर दिया 35 से हटाई, 6 साल में दिया पाकिस्तान को उसके घर में घुस के मारा, 6 साल में दिया चाइना को उसके जो हमारे यहाँ घुसने की कोशिश कर रहा था उसको वापिस भगाया। 6 साल में कितने विमान खरीदे, कितने लड़ाकू विमान खरीदे? हंस रही हैं आप, हंसिए, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। हंसना हमें भी आता है। अरे कम से कम अपनी बात के ऊपर तो स्टैंड करो, अपनी कही हुई बात को बीच में मत मुकरो, अपनी कही बात को बदलते हो।
भी कहा कि केजरीवाल ने हाथ खड़े किए, केंद्र ने संभाला, तो केंद्र से कौन आया था? इनको रिकॉर्डिंग दिखाइए, मेरी आपसे तो इनकी बात का, अगर इनकी बात मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, रिकॉर्डिंग दिखाइए, इनकी तसल्ली कराइए एक बार। ठीक है सर, अभी तो लाइव चल रहा है, अभी तो रिकॉर्डिंग नहीं दिखा सकता मैं, अभी तो लाइव चल रहा है। आप राधिका खेड़ा जी, आप फटाफट 10 मिनट, हाँ ठीक है राधिका जी, मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ आपको, फिर मुझे बाकी मेहमानों के पास भी चलना है। भाई साहब, मैं कांग्रेस पार्टी हूँ, वो कांग्रेस पार्टी जिसने इस देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लगी, ना कि माफीनामे लिखे और ना कि तड़ीपार हमारे गृह मंत्री थे। तो मैं दोबारा क्लियर कर दूं, मैं जीवन में क्या मरने के बाद भी मेरा भूत भी ये नहीं बोलेगा कि अमित शाह साहब ने कोई अच्छा काम किया है। ठीक तो है, ये आप भूल जाइए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, या क्या चाइना चाइना कर रहे हैं? आपको याद है ना मोदी जी ने क्या कहा था कि वो भी भूल गए? अपने प्रधानमंत्री जी, अपने सबसे शीर्ष नेतृत्व की बात भूल गए। उन्होंने कहा था ना कोई हमारी जमीन में आया है, ना कोई आएगा और ना कोई गया है। तो प्रधानमंत्री जी तो स्वयं कहते हैं चाइना अंदर आया ही नहीं, तो आपने किसको भगाया? पहले ये बात तय करके आइए। जब आपको अपने प्रधानमंत्री जी के शब्द नहीं याद रहते तो जाहिर सी बात है आपको कैसे याद रहेगा कुछ सेकंड पहले मैंने क्या कहा। चलिए ठीक है, डिबेट हमारी अलग लाइन पे जा रही है, डिबेट हमारी अलग लाइन पे जा रही है। मैं सतीश जी के पास चल रहा हूं। सतीश जी, अभी दिल्ली की राजनीति, दिल्ली देखिए कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, दिल्ली में एक वोटिंग पैटर्न अलग है, दिल्ली में जो मतदाता है उसका एक माइंडसेट अलग होता है वोट करते टाइम पे। लेकिन अगर मैं बात यूपी की करूं तो यूपी की राजनीति उतनी डिफरेंट हो जाती है। तो क्या दिल्ली की एमसीडी के चुनाव में अगर आप उपचुनाव में जीत जाते हैं कुछ सीटें, उसको लेकर अगर आपके मन में थॉट आ जा रहा है कि हाँ यूपी में इसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा पड़ोसी राज्य होने के नाते, तो क्या इसको मुगालता कहेंगे या क्या कहेंगे? क्योंकि आप पॉलिटिक्स की एक डीप समझ रखते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। देखिए, मैं कोई जजमेंट देना नहीं चाहूंगा। अपनी पार्टी है, उनकी अलग रणनीति बनाते हैं, प्रभाव क्षेत्र है, बढ़ाते हैं, कैडर है, सब काम करते हैं, नीतियां भी हैं। दरअसल मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं जी, और ये बात हमको लगता है सारे प्रवक्ताओं को भी सुनना चाहिए और सबको सुनना चाहिए जी। दरअसल देश में एक संकट जो है वो जीविकोपार्जन, धंधा, रोजगार का है। इसमें अगर केजरीवाल सरकार ने अगर बिजली पानी को लेकर रियायत दी, स्कूल चलाए, कुछ मोहल्ला क्लिनिक बनाए वगैरह वगैरह, तो उसका प्रभाव और उनकी जीत में भी दिखती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये शायद मॉडल कहीं ना कहीं दूसरी जगहों में इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जनता जो है सीधे सीधे कुछ मांग रही, सीधे सीधे कुछ उम्मीद कर रही है तमाम दलों से। क्योंकि अगर आपने देखा कि बीच में मोदी सरकार ने जो घर दिया, एलपीजी दिया, टॉयलेट दिया, तो उसका भी प्रभाव बहुत दिखा। तो अभी जो स्थितियां हैं उसमें एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, खास तौर से कोरोना में और बहुत आगे बढ़ा। तो बहुत कुछ आगे की रणनीति और जो राजनीति है इन विषयों से इन विषयों पर वो आधारित होगी, उस पर तय होगी कि किसको किसकी सेवा शुश्रूषा हुई, किसको अनुदान मिले, किसको सोशल सिक्योरिटी मिला, किसको रोजगार मिला, धंधा मिला। अगर बंगाल में ममता बनर्जी बीजेपी को रोक देती हैं, अगर, जो कि बहुत बड़ा अगर है, तो सिर्फ एक कारण होगा, सिर्फ एक कारण कि वहां उन्होंने कुछ डोर स्टेप पे डिलीवरी दी, लोगों को फायदा पहुंचाया, अनुदान दिए, छात्रवृत्ति दिए, घर छप्पन जो भी देना था दिया, और यही काम केजरीवाल ने किया है। तो केजरीवाल ने ये वाला तो कर दिया है। अब इसीलिए जो आज नई जो राजनीति है उसमें राम के आगे रोटी भी महत्वपूर्ण हो रही है, और तमाम दलों को इससे सीख लेने की जरूरत है। और जो ज्यादा अच्छा काम करेगा इस मामले में वो आगे बढ़ेगा, जीतेगा। ठीक है, अजमल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी बिहार इलेक्शंस में हमने देखा आपकी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, हैदराबाद इलेक्शंस में रिटेन करने में आप काफी हद तक कामयाब रहे, और उसके बाद गुजरात में भी गोधरा में हमने देखा पंचायत जो चुनाव हुए उसमें भी एक उपस्थिति दर्ज कराने में AIMIM कामयाब रही। यूपी को लेकर अब आप क्या सोच रहे हैं? क्या ये जो इन रो आपको कामयाबियां मिली हैं, सफलताएं मिली हैं, क्या आपको लग रहा है कि इसका एक इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा, प्रोवाइडेड कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, जब पार्टी को कहीं भी सफलता मिलती है तो उससे उत्साह पार्टी के वर्कर को होता है जी। यूपी इंटायरली डिफरेंट फील्ड है, और यहाँ पर हम लोगों ने एक संकल्प भागीदारी मोर्चा बनाया है जिसमें 7-8 पार्टियां हैं जी, और उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम दलितों, पिछड़ों, वंचितों और खास करके मुसलमानों के लिए अपनी बात कह रहे हैं। हमने कहा है इस बात को बार बार कि तमाम गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमेटियों ने जो बात मुसलमानों के शैक्षिक इकोनॉमिक स्तर को लेकर कही है
जो बात लगातार और सारी गवर्नमेंटें और पार्टियां नहीं उठा पाई, हम उसको उठा रहे हैं। हम उसके लिए उन लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। तो अगर जनता है, हम वोट में जाएंगे, जनता जैसा समझेगी वोट करेगी। हमें ये उम्मीद है छोटे छोटे रिजल्टों को देखते हुए कि हमें यूपी में भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अच्छा, एक चीज और मैं ये, जैसा कि जानकार हैं पॉलिटिक्स के और जो एनालिस्ट हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी इस बात को कहते हैं कि अगर विपक्ष और एकजुटता दिखाए तो बीजेपी के लिए चैलेंज हो सकता है। तो जो आप बता रहे हैं कि 7-8 पार्टियों के साथ मिलकर अभी आपने अपना गठबंधन बनाया है, अभी वक्त है चुनाव में, क्या ये दायरा और बढ़ सकता है? जी, हमेशा राजनीति में, मेरे प्रेसिडेंट साहब ने भी कहा, वैसे भी राजनीति में हमेशा दायरा बढ़ाने, गठबंधन करने का रास्ता ओपन है। बीजेपी सरकार में ना 40 पार्टियों के साथ गठबंधन इनका था, तो ऐसी कौन सी बात है? राजनीति में गठबंधन होता रहता है, गठबंधन के रास्ते हमेशा ओपन है। ठीक है, विकास गोयल जी, एक लास्ट रिएक्शन आपसे। क्या दिल्ली की जीत में यूपी दिख रहा है आपको अब? देखिए, बिल्कुल रोहित जी, देखिए अभी तक देश में 2 पार्टियां ने शासन किया। एक ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की, दूसरी पार्टी ने हमेशा नफरत की राजनीति। छोटा जवाब। आज हाँ, बिल्कुल छोटा जवाब दे रहा हूँ। तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी आज जो काम की राजनीति कर रही है, वो धर्म की तुष्टीकरण काम की राजनीति कर रही है, और इस काम की राजनीति का पूरा देश स्वागत कर रहा है। हर राज्य में, हर जगह जहां भी आम आदमी पार्टी पहुंच रही है, वहां की जनता बिल्कुल दिल खोलकर आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल जी का स्वागत कर रही है। और आने वाले वक्त में देखिएगा, पूरे देश में आम आदमी पार्टी का डंका बजेगा, और आम आदमी पार्टी आज दिल्ली की सेवा करिए, पूरे देश की सेवा करेगी। ठीक है, राधिका जी, क्या आप कांग्रेस को रिप्लेस करने की कोशिश कर रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही। राधिका जी, अब मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, मैं कह रहा हूं कि क्या आप जो है अब कांग्रेस के लिए चुनौती बनती जा रही है? जी, मैं नहीं मानती कोई भी जो झूठ बोलते हैं और जो देश को बरगलाने का काम 10 सेकंड बस, 10 सेकंड मेरे पास टाइम कम है। बिल्कुल भी चुनौती बन सकते हैं, और हमने देखा है किस तरीके से उन्होंने झूठ का सहारा लिया किसान आंदोलन के समय भी, और किसान को बरगलाने की कोशिश की। ठीक है, वीरेंद्र बब्बर जी, 10 सेकंड आपसे। क्या आप चुनौती है यूपी में? देखिए, बिल्कुल कोई चुनौती नहीं है। मैंने आपसे कहा है, पंजाब की जनता ने जवाब दे दिया, यूपी की जनता जवाब देगी। और दिल्ली के अंदर जो रिजल्ट आ रहा है, वो केवल और केवल इसलिए कि दुर्भाग्य से दिल्ली के अंदर इनकी सरकार है, और ये लोकल बॉडीज का जिस प्रकार से हनन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र जी, राधिका जी, विकास गोयल जी, अजमल खान साहब, सतीश सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।